चलो, तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पे है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। मैं आपको बोलूंगा नहीं ये क्वेश्चन यही एडवांस या एक्चुअली में है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना, बनेगा सभी से। 0.1 कैपिटल M कॉमा 50 ml NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, इज electrolyzed to make pH is equal to 12। देखो pH is equal to 12 और उसमें लिखा है उसने NaOH सॉल्यूशन और उसमें फिर बेटा बोला गया कि 0.5 एम्पियर ये करंट है आपका, ठीक है, 0.5 एम्पियर करंट विल बी पास्ड PASSED फॉर एन बच्चों है डैश 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 डैश, लिखा है सेकेंड। और क्वेश्चन के अंदर एक बहुत अच्छी बात उसने हिंट करके लिखी है ब्रैकेट में बंद करके कि नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में कोई भी बदलाव नहीं है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्वेश्चंस बच्चों एडवांस का जरूर है, लेकिन क्वेश्चन में ताकत कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही मतलब लो लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बहुत से बच्चे ना पीएच को लेके प्रॉब्लम कर रहे होंगे, बेटा पीएच इक्वल टू होता है माइनस, ठीक है, आपका लॉग के साथ H+N कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, NaCl के बारे में गिवन है, उसका 0.1 मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन है और इसका वॉल्यूम, फिर उसने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है। अब pH 12 दे रखा, तो मैंने तीसरा केस बताया था, है ना, फिर रिएक्शन को लिख लो पूरा और लिखने के बाद उसे सॉल्व करो, जिसके बारे में पूछा गया है उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। और उसने बोला कि भाई साहब ये NaOH सॉल्यूशन जो बनेगा उसका पीएच, उसने बोला है कि अगर NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, जैसे समझ लेते हैं थोड़ा अपन, जैसे बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने बच्चों क्या किया है, ये जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, और ये आपका जो सॉल्यूशन है वो NaCl सॉल्यूशन है। आपको पता है कि NaCl सॉल्यूशन यहाँ पे पानी तो होगा ही, एक्वस मीडियम होगा, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड आपका यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रोड आपका इधर होगा, ठीक है। बाहर बच्चों एक एक्सटर्नल बैटरी आपकी अटैच होगी इस तरीके से, है ना, थोड़ा समझाते हैं। तो जब NaCl जो प्रोसेस है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो ऐसा उसने बोला है कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जो NaCl का इनिशियल सॉल्यूशन था वो 0.1 कैपिटल M मोल आपका यहाँ पे मोलरिटी थी, और इसका जो वॉल्यूम लिया था वो 50 ml लिया था। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद वहां से आपको NaOH बन रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक। तो जो NaOH है उसका पीएच उसने बोला है कि जो रिजल्टेंट जो पीएच है उसकी वैल्यू उसने बोली है 12, ठीक। और फिर उसने यहाँ पे बोला कि 0.5 करंट विल बी पास, और करंट उसने एम्पियर बोल दिया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर करंट के बारे में जिक्र किया गया है, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडो को लगाना, या फिर दो चीजें दे रखी हैं तो कैसे करना है। चलो मैंने आपको काफी हिंट किया है, बताओ बेटा, सॉल्व करो, यहाँ पे क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, कोशिश करो, बिल्कुल बनेगा। तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे एक बार रिएक्शन ले लेते हैं इसकी। मैंने जो समझाया वो तो समझ में आपको आ गया, एग्जैक्टली उसने टाइम पूछा है सेकंड के अंदर, और वॉल्यूम में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। आया आंसर सभी का? चलो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन क्या दे रखा है बेटा, रिएक्शन लिख लो पहले। NaCl के साथ पानी डिफाइन किया हो H और OH, जिसमें क्या हुआ होगा, H2 गैस रिलीज हुई होगी, आप इलेक्ट्रोलिसिस करा पाओगे, Cl2 गैस रिलीज हुई होगी, और बच्चों यहाँ से NaOH आपको लिखना है। वैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपको पूरी एक्शंस नहीं पता है, तो आप एटलीस्ट वो लिख लो जिसके बारे में आपको जानकारी है, ठीक है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर यहाँ तक?
अब क्या करना है, करना कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन के अंदर जो NaCl के बारे में, तो इसका तो आपको लेना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट, बिल्कुल फिक्स। ग्राम इक्विवेलेंट फॉर NaCl इज इक्वल टू, दूसरा कैसे ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, आप यहाँ क्लोरीन का ले सकते हो, कोई क्वेश्चन में अगर ज्यादा कुछ पूछा हुआ तो सॉल्व करेंगे अभी अपन। तो यहाँ पे उसने क्या NaOH के बारे में कंपेरिजन कराया है, तो NaOH का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में pH की वैल्यू उसने दे रखी है। ठीक है, तो आप बताओ मुझे, अगर pH इज इक्वल टू 1 होता है तो POH की वैल्यू कितनी, भाई pH इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं इसको, एंड POH इज इक्वल टू 1 आपका 14 होता है, ये पढ़ा ना, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, डेरिवेशन ड्राइव करते हैं इसको, जहाँ पे pH की वैल्यू 1 ऑलरेडी दे रखी है, सॉरी pH की वैल्यू 12 दे रखी है ऑलरेडी, तो pH की जगह 12 आ जाएगा, है ना। तो बाकी आप यहाँ से निकाल लो, बाकी आपका यहाँ से क्या होगा, POH, पीओएच की वैल्यू कितनी होगी, 12 माइनस कर देंगे, आपका 14 माइनस 12 करेंगे, तो पीओएच की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी 2। बट जरूरत के हिसाब से है ना, बिकॉज NaOH तो आपका बेस है, अगर NaOH बेस है तो बेस के लिए हम कभी पीएच डिफाइन नहीं करेंगे बेटा, प्लीज पीएच को यूज नहीं करना है, बिकॉज ये तो H+N कॉन्सेंट्रेशन है। तो NaOH के लिए तो बेटा ये बेस है, तो बेस के लिए पीओएच चाहिए, चाहिए ना पीओएच, भाई पावर ऑफ OH माइनस ना, तो पीएच थोड़ी नहीं यूज करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत सही। तो POH की वैल्यू मुझे हर हालत में यहाँ से मिल गई है, ठीक है, जो आपके OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकती है। ठीक, तो यहाँ से क्या करें, चलो बच्चों फॉलो करते हैं अपने इक्वेशन को, तो क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको दे रखा है यहाँ पे, नहीं दे रखा है, OH माइनस अन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा ना फिर, तो OH माइनस अन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बताओ मुझे यहाँ से, भाई POH इज इक्वल टू होता है माइनस में लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बेस 10 होता है, आपको OH माइनस की वैल्यू चाहिए तो वो 10 की पावर में चढ़ जाएगा, एंटी लॉग लेते हैं ना, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये बात समझ में आई। तो भाई OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया आपके पास 10 की पावर -2, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो मैंने पीएच से पीओएच निकाला और पीओएच से निकाला मैंने OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो अब वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो का ग्राम इक्विवेलेंट GME, ठीक है, तो उसमें हम क्या फॉलो करेंगे, यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला N इंटू BML, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, नॉर्मलिटी कैसे निकालें, अगर मोलरिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर, ठीक है, तो NaCl का बैलेंस फैक्टर 1 होता है, तो इसकी नॉर्मलिटी भी कितनी हो जाएगी वो आप निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें BML दे रखा है, तो यहाँ से एटलीस्ट आपका ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। देखो फर्स्ट वाले केस में मैं अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो NaOH को लेके, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए ना, तो आपको टाइम ही निकालना है, ठीक है, इस पर फोकस करना है। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो देखो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे फॉलो कर देता हूँ, आप बहुत से बच्चे अलग अलग करके फॉलो करेंगे लेकिन टाइम उसमें ज्यादा जाता है, तो इसलिए अलग पे फॉलो नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल दो। तो देखो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ग्राम इक्वल टू फैराडे, फैराडे का मतलब क्या हो जाएगा, I इंटू टी डिवाइड बाई 96500, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या होगा बेटा N इंटू BML डिवाइड बाई 1000, भाई फैराडे वाला फॉलो करेंगे ना, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, टी चाहिए, इसलिए मैंने इसको फॉलो किया। तो यहाँ से क्या होगा, आप देखो तो 0.5 जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, करंट की है, तो I की जगह 0.5 हो जाएगा, टी निकालना है x ले लो, डिवाइड बाई 96500 इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी बेटा भी बताई थी मैंने, ठीक है ना, तो उस केस में वो तो आपकी कितनी हो जाएगी भाई, मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात एक ध्यान दो यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन को लेके अगर डिफाइन किया है, ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमारा ये है कि NaOH जो आपका बना है उसकी pH वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो हमें तो रिलेट उसी से करना होगा ना, बिकॉज pOH अभी निकाला ना हम लोगों ने, भाई pH की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 12, तो pOH 2 हो जाएगा, OH माइनस 10 का -2 होगा, तो एग्जैक्टली NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो आपकी नॉर्मलिटी होगी वो 10 की पावर -2 हो जाएगी, 10 की -2, तो यहाँ पे क्या हुआ 10 की पावर -2 इंटू नेक्स्ट 50,
भाई मैंने बोला ना कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। भाई जो NaCl का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम NaOH का होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वॉल्यूम में कोई चेंज मैंने नहीं है इसलिए पहले बोल दिया। डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा 1000। बस इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना x आया बताओ मुझे जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चलो ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, आंसर एक्सप्लेनेशन। चलो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग टाइप 4। अब बोलो सर टाइप 4 क्या है? तो टाइप 4 है आपकी स्पेशल केस। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं क्वेश्चंस के। अब इसको स्पेशल बोलते हैं, एक्सेप्शनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, बट स्पेशल केस। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों है एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड if 3.18 gram copper is deposit या deposited on cathode, on cathode। तो पहला क्वेश्चन ए पॉइंट, उसने पूछा है O2 is liberated, O2 is liberated on, O2 किस पे निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन, उसने बोला है 6.3 ग्राम कॉपर डिस्चार्ज फ्रॉम एनोड, फ्रॉम एनोड। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें। मैंने बोला है 0.05, स्टेटमेंट वाइज बात कर लेता हूँ चलो। मोल्स ऑफ कॉपर डिस्चार्ज फ्रॉम एनोड, मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ इसके साथ ही। चलो नेक्स्ट, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऊपर लास्ट में आपको दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में है बेटा आपका, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब जिस मेटल का सॉल्यूशन उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट है। देखो भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एक्वस, और ये सॉल्यूशन है यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो जिस मेटल का सॉल्यूशन उसी मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब ये कौन सा सेल हो गया बेटा, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन सेल। पढ़ा था हम लोगों ने इसको, अटैक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, कॉपर इज अटैक इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। फिर उसने बोला कि 3.18 ग्राम कॉपर आपका डिपोजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर। तो चार स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट उसने आपको बोला है कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। O2 लिबरेट हो रही है क्या आपकी, ठीक है, पहला आपका देखा कि O2 लिबरेटेड ऑन एनोड, पूरा है एनोड, O2 लिबरेटेड ऑन एनोड। सेकंड आपका है 6.3 ग्राम कॉपर डिस्चार्ज फ्रॉम एनोड, ऐसा बोला गया है। सेकंड आपका है 0.05 मोल्स कॉपर डिस्चार्ज फ्रॉम एनोड, और लास्ट में नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ से बैठेंगे करेक्ट। ये हो गया एडवांस वाला सेक्शन। बताओ बेटा कौन सा आंसर आपका सही बैठेगा, करो सॉल्व। तो बेटा समझ में आएगा है ना, अच्छे से फोकस करेंगे हम लोग। देखो पहले तो बच्चों देखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है कॉपर इलेक्ट्रोड है, मतलब दिस इज ए केस ऑफ सेल्फ इलेक्ट्रोड, जहाँ पे कौन कौन से कैटाइंस मिल सकते हैं वो लिख लो। कॉपर +2 मिल सकता है, SO4-2 मिलेगा, H+ मिलेगा, OH- आयन मिलेगा, ये सारे के सारे कैटाइंस एनाइंस मिल सकते हैं। जहां से जो ये जो कॉपर वाला सेक्शन है ना, ये कॉपर में डिपोजिट होगा, ठीक है, कन्वर्ज होगा, रिड्यूस होगा। और जो OH- वाला सेक्शन है वो O2 में कन्वर्ट होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो सीरीज आपको पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, उसी के बेस पे। H+ और Cu+ पे नीचे Cu+ आता है ना, तो वो आपको ये कैथोड पे डिपोजिट होगा, कैथोड पे। और ये बेटा एनोड से O2 गैस बाहर निकल रही होगी, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। सल्फेट के नीचे OH- आता है, ये सीरीज आपको लिख चुकी है, ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने, ठीक है, लेक्चर देख लेना। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन तो सही बैठ गया सर, कि भाई यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका यहाँ से पहला ऑप्शन। क्यों, O2 गैस लिक्विड एनोड पे होगी, हाँ बिल्कुल होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वो देखते ही सही हो गया। अब आओ चलो बाकी हम प्रोसेस की बात करें। तो इसने पता ये बोला है कि 3.18 ग्राम कॉपर डिपोजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, ऑलरेडी इसने बोल दिया है। तो पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है।
ठीक है, उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन के बाद सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से समझ में आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज ए केस ऑफ सेल्फ इलेक्ट्रोड। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनानी पड़ेगी। तो मैंने बच्चों यहाँ पे बनाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड इस तरीके से अटैच किए हैं और बाहर से बच्चों आपका इस तरीके से वोल्टेज अटैच है, या आपका प्लस है या आपका माइनस है, जिस तरीके से होता है ना कैथोड, उसी तरीके से। यहाँ पे सॉल्यूशन आपका जो फिल किया गया था वो तो आपको पता है कि सर यहाँ तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था हमारा, ठीक है, CuSO4 एक्वस। ठीक है, इलेक्ट्रोड की बात करी जाए तो बच्चों इलेक्ट्रोड आपके कॉपर के ही है, ठीक है, वो तो आपको पहले ही समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि 3 पॉइंट जो इधर रखा है कि 3.18 ग्राम कॉपर डिपोजिट ऑन कैथोड। तो कैथोड कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए, सारी की सारी बातें, ठीक है। तो नेगेटिव वाला मतलब ये है तो ये कैथोड होगा नेगेटिव, इधर वाला ये एनोड होगा और यहाँ पे होगा आपका ये पॉजिटिव। ये समझ में सब आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से जो आपका 3.18 ग्राम है नीचे से कॉपर निकलेगा जो Cu+2 की स्टेट में होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो रिड्यूस होकर यहाँ पे डिपोजिट होगा इस जगह। ये जो सेक्शन दिख रहा है जो मैं कलर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपर आपका डिपोजिट होगा और उसका अमाउंट बच्चों है 3.18 ग्राम। ये बात समझ में आई। इसका अमाउंट है 3.18 ग्राम जो डिपोजिट हुआ है सॉल्यूशन से ऊपर की तरफ। जितना पार्ट इधर डिपोजिट हुआ है तो कॉमन सेंस यही यूज करना है कि भाई ये भी तो कॉपर ही है। अगर एक तरफ आपका रिडक्शन हो रहा है तो एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा, ये कॉमन सेंस कहता है हमारा। तो ऑक्सीडेशन वाले केस में क्या होगा कि ये जो कॉपर की प्लेट है इधर एनोड वाली, इसमें जो कॉपर है वो कन्वर्ट होगा Cu+2 के अंदर। तो यहां से क्या होगा, एनोड से जो कॉपर होगा वो सोल्यूशन में जा रहा होगा। ये पूरी बात समझो, ये कॉमन सेंस है, बिल्कुल यूज करना है कि अगर उधर आपका रिडक्शन हो रहा है तो इधर ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। तो यहाँ से जो कॉपर की प्लेट है वो आपकी Cu+2 में, Cu+2 के फेज में ऑक्सीडेशन होके वो आपकी कहाँ पे जा रही होगी भाई, सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन भी होगा ना। तो वो जो कॉपर प्लेट है वो आप Cu+2 में चली जाएगी। ये भी बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या कि जितने, बिकॉज इट इज ए केस ऑफ, ये कौन सा केस है, ये आपका सेल्फ इलेक्ट्रोड वाला केस है, सेल्फ इलेक्ट्रोड वाला केस है। तो इस केस में आपका जो एनोड वाला कॉपर है वो Cu+2 में जाएगा, तो जो बीकर में जो नीचे सॉल्यूशन में जो Cu+2 इकट्ठा होगा वो आपके कैथोड पे डिपोजिट होगा। तो इसका मतलब कि 3.18 ग्राम निकला होगा एनोड से तो वही डिपोजिट हुआ होगा। ये भी बात समझ में आई। तो मतलब एनोड से जो निकला होगा वो 3.18 ग्राम ही आपका निकला होगा। क्या ये पूरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। अब यहां से हम बात करेंगे, क्वेश्चन बोला है कि 6.3 ग्राम कॉपर डिस्चार्ज फ्रॉम एनोड। तो एनोड से क्या आपका 6.3 ग्राम कॉपर आपका डिस्चार्ज हुआ था। बताओ बेटा, एनोड से तो इतना डिस्चार्ज नहीं होगा भाई, एनोड से कितना होगा, एनोड से कितना होगा 3.18 होगा। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग, बी गलत हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है, 0.05 मोल्स ऑफ कॉपर डिस्चार्ज फ्रॉम एनोड। तो मोल्स निकालो, ग्राम आपके सामने आ गए, मोल्स निकालो फटाफट से। मोल्स ऑफ कॉपर कितने आएंगे, जब ग्राम प्रेजेंट है तो ग्राम डिवाइड बाई मोल एटॉमिक मास हो जाएगा, कितना होता है 63.5 होता है। कैलकुलेट तो करो इसे, ये 63 मतलब आधा, आधा का मतलब सही है 0.05 आएगा। आप चेक करके देखो 0.05 मोल्स, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन ऑफ दी तो उससे मतलब ही नहीं है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा एक ए ऑप्शन, एक आपका सी ऑप्शन। दो ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। पूरी बात समझ में आ गई सभी को? यस, नाउ इट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से करना सर। 2 कैपिटल M कॉमा 100 ml निकल नाइट्रेट, ठीक है, निकिल नाइट्रेट। निकिल नाइट्रेट का बेटा कॉन्सेंट्रेशन है 2 कैपिटल मोलरिटी और आपका 100 ml वॉल्यूम, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ निकिल इलेक्ट्रोड, ठीक है, निकिल इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। फिर उसने बोला है कि इफ 0.02 फैराडे चार्ज इज गिवन
चार्ज इज गिवन टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में चार्ज दिया गया 0.02 फैराड, ठीक है। देन मोलरिटी, देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निकल नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन पता है और इसका मुझे यहाँ पे इसका वॉल्यूम पता है, दोनों चीजें पता है। प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया है, निकल इलेक्ट्रोड हमने यूज करा है, सेल्फ इलेक्ट्रोड वाला केस हो गया है, और उसके अंदर 0.02 फैराडे उसने चार्ज को सप्लाई किया है सॉल्यूशन को, निकल नाइट्रेट को। देन उसने पूछा है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो जाएगा तो फिर सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी, क्या मोलरिटी में कोई चेंज आएगा, आएगा तो कितना होगा, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया सभी को? चलो करो सॉल्व। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब आप बोलोगे तो मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस हर किसी बच्चे से बनना चाहिए। अभी बताओ, जल्दी से बताओ। देखो भाई, ठीक है, क्वेश्चन देखो आसान था, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कुछ दे रखा है। प्रोसेस क्या हुआ है? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। हालांकि मैंने हिंट भी करी थी आपको पहले, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। और जब जब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और स्पेशल केस है तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको समझ में आता है। जब कॉन्सेंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट करता है तो उस केस में आपसे मैंने सिंपल सा पूछा था कि यहाँ पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बहुत से बच्चों ने इसके आंसर्स निकाल ले हैं। बेटा बहुत अच्छी बात है, आंसर निकालना जरूरी है। सेल्फ इलेक्ट्रोड वाले केस को हमेशा अपने आप को ध्यान रखना कि सेल्फ इलेक्ट्रोड जब जब दे रखा हो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कैसे डिफाइन होगा। भाई कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से डिफाइन होगी, बताओ मुझे। अब भाई क्या सेल्फ इलेक्ट्रोड में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, ये भी तो बात सोचने वाली है, ठीक है। तो सेल्फ इलेक्ट्रोड के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो हमेशा होती है कांस्टेंट। जब भी सेल्फ इलेक्ट्रोड वाला केस लिया जाए, हमेशा फोकस करो, सेल्फ इलेक्ट्रोड वाले केस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू में कोई भी चेंज कभी भी नहीं होता है। क्यों? जितना पार्ट आया एनोड से उतना पार्ट कैथोड पे चला गया। भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बदला? अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि इतना ग्राम आया इधर से तो उतना ग्राम वहां पे लग गया जाके, तो नीचे कोई चेंज हुआ? दिमाग 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 लग रहा है, आ रहा है दिमाग में। भाई साहब जितना अमाउंट एनोड से आएगा उतना ही अमाउंट कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा, तो काहे का कॉन्सेंट्रेशन बदल गया है? तो कॉन्सेंट्रेशन बदला ही नहीं। तो हमारा आंसर पता क्या हुआ? 2 कैपिटल M, जो इनिशियल था वही होगा फाइनल आंसर। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका तो कुछ आंसर था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम दिमाग लगाते हैं साइंटिफिक, लेकिन उसके आंसर्स कुछ नहीं होते हैं। तो वही है क्वेश्चन, ये इस टाइप का। अभी समझ में आया सभी को? क्लियर हो गया? परफेक्ट, चलो गुड जॉब। अब देखो, अब आते हैं ग्राफिकल की तरफ। एक क्वेश्चन दिया है मजेदार कुछ इस तरीके से, ध्यान दो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है इस तरीके से, मैं कवर कर देता हूँ यहाँ पे ये। और ये बड़ा वाई एक्स पे दिया है आपको यहाँ पे टी टाइम, और यहाँ पे दिया है आई, आई मतलब है करंट जो एम्पियर में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, ध्यान से बताना बच्चों, मैं पूछूं यहाँ पे चार्ज, है ना, चार्ज कितना होगा। मैं तो एक सिंपल सा केस आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई डाटा लिख के नहीं दिया, मैं डाटा लिख के नहीं दिया कि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, आपकी टी की वैल्यू कितनी है। तो किसी भी पॉइंट पे वो डाटा ले सकता है, 1 2 3 इंफिनिटी हो सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे करंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी पॉइंट पे आपका यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है। और फिर बच्चों को पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि भाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू मतलब आपका चार्ज, ठीक है। ग्राफ के बेस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों तो कोई ऐसे केस में कुछ नहीं, अगर आपने पावर और उस सब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें एरिया निकालते हैं, अगर फिजिक्स में भी ये टर्म्स आते हैं इसके ऊपर, तो हम लोग सिंपल यहाँ से क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो वही आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा नीट में क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नीट पे पूछे गए हैं। तो हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आए तो बच्चों क्यू इक्वल टू, तो आपको पता है कि आई इंटू टी होता है, हमें यहाँ पे एरिया निकालने की जरूरत है।
तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, जिस भी फ्रैक्शन के बारे में पूछा, जिस भी कोऑर्डिनेट के बारे में पूछा जाए उसको कवर अप कर देना, और कवर करने के बाद सिंपल बच्चों निकालना है एरिया। तो जो ग्राफ है उसका पर्टिकुलर एरिया निकालना, वही बच्चों चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका वो आंसर होगा। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्या समझ में आया सभी को? अरे क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपने पहले भी कभी पढ़ा हो, वर्क के बारे में पढ़ा होगा, वर्क के बारे में पढ़ा होगा ना, वर्क, ठीक है, उसमें प्रेशर वॉल्यूम पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे थर्मोडायनेमिक्स कम आती है लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे बाई एक्सिस है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, जहाँ पे इधर आपका बाई भी आपका यहाँ पे पी की वैल्यू है, प्रेशर है, इधर आपका वॉल्यूम है, ठीक है। और इसने क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि भाई वर्क डन निकालो। अरे क्वेश्चन आता है ना कि जो ग्राफ दे रखा है उसमें आपको वर्क डन निकालना है, तो कुछ नहीं, उसके नीचे कवर करो और इसको कवर अप कर दो। यहाँ पे जितना एरिया डिफाइन हो रहा है उसका बस एरिया निकाल दो सीधा सा। तो पीवी ग्राफ, ये पीवी ग्राफ है एक्चुअली, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन इज इक्वल टू जो इसका एरिया होगा वो इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स में भी किए होंगे आप लोगों ने। चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही ट्रिपल का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है यहाँ पे, कुछ ये इस तरीके से, ठीक है। अब समझ में आएगा कि आपका मैथमेटिक्स भी थोड़ा कैसा है, फार्मूला वार्मूले आते हैं कि नहीं आते हैं ठीक है। ये कुछ वैल्यूज मैं पहले फिट करके दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दे रखा है 100 मिली एम्पियर, और ये दे रखा है आपको यहाँ पे 200 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे बाई एक्सिस पे बेटा दे रखा है मिली एम्पियर में, ठीक है, करंट। ये आपका बाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। यहाँ पे वैल्यू ओरिजिन है 0, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है 80 सपोज, इस तरीके से, ठीक। और मैं ऑप्शन देता हूँ जेड आपको निकालना है, ठीक है, जेड की वैल्यू क्या होगी। और पहला ऑप्शन देता हूँ मैं, फर्स्ट ऑप्शन है m डिवाइड बाई 1, सेकेंड ऑप्शन उसने दे रखा है m डिवाइड बाई 2, थर्ड ऑप्शन है m डिवाइड बाई 3, और लास्ट डी ऑप्शन है आपका m डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, और आपको बताना है यहाँ पे जो z है उसकी वैल्यू आपका, उसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? अरे क्लियर हो रहा है बेटा? ओके। नीचे ना ये टी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो आप लोगों ने कोशिश कर ली, अब चलो हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, वैसे हम लोग सिंपल सा बात कर रहे हैं, एरिया पे भी एक बात ही बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो मतलब हमें सीधी सी बात है कि आई इंटू टी, ठीक है, बस इन सिंपल सा इस पे फोकस करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बात करें तो तीन चीजें आपको दिख रही हैं, और ये तीन चीजें दिख रही हैं। एक तो ये ट्रायंगल वाला नीचे वाला ये सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आपको देखो तो एक ये मैं कलर कर देता हूँ इसको येलो कलर से, एक ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये। और लास्ट में आप देखो तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये तीन पार्ट आपको दिख रहे हैं। इन तीनों के सिंपल बेटा आपको एरिया ही निकालने हैं, ठीक है, और सबका एडिशन कर देना है, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कहीं कोई मिस्टेक अगर हुई होगी तो उसे सही करते हैं। तो पहली केस की बात करें, ट्रायंगल है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे टाइम बात करूँ तो 0 से कितना होगा 10, देखा ना 10, तो इंटू 10, मल्टीप्लाइड कितना होगा उसने, देखो बच्चों एक बात मैं आपको हिंट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको जो डाटा दे रखा है वो मिली एम्पियर में दे रखा है, ठीक है। अगर आप एम्पियर में कन्वर्ट करना, बिकॉज एम्पियर में डिफाइन करना पड़ेगा ट्रेपेजियम, उसका अभी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाटा कितना यूज करेंगे इसका, 0.1, ठीक है, एम्पियर्स के साथ। मैंने हमेशा बोला आई इंटू टी, आई को एम्पियर में, टाइम को सेकंड में, ये सेकंड में ऑलरेडी दे रखे हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। तो ये 0.1 फर्स्ट हो गया। सेकंड, सेकंड वाले कुछ नहीं है यार, अब सेकंड वाले में क्या है, ये सीधा सा पॉइंट आपको दे रखा है, देखो लेंथ एंड ब्रीथ, दो ही चीजें दे रखी हैं इसमें, तो फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 10 ये होगा, तो सीधा 10 हो जाएगा, इंटू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0.1 हो जाएगी ये, तो लेंथ टू ब्रीथ कर दो सीधा, प्लस लास्ट में ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है उसकी तरह ही दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हाफ हो जाएगा,
और ब्रैकेट में कितना लिखा जाएगा बेटा 10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है, 1/2 इंटू 10, और बाकी आप देखो तो यहाँ पे कितना होगा 0.1, तो मल्टीप्लाइड बाई 0.1, बस इन तीनों को ऐड करना है, कितना आंसर आएगा। तो पहले वाले से आंसर कितना आया होगा बताओ, ये 10 से 0.1 गायब तो 1/2 आया होगा, तो फर्स्ट वाले से 1/2 मिलेगा, प्लस सेकेंड वाले से सिंपल सा 1 मिल जाएगा, और लास्ट वाले से क्या मिलेगा, ये भी 10 खत्म हो जाएगा इसमें, तो ये भी 1/2 मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो हाफ और ये हाफ मिला के 1 हो जाएगा, 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगा, समझ में आया। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो Q जो होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, इसका मतलब यहाँ से जो Q की वैल्यू होगी वो आपकी 2 निकल के आ गई। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया सभी को। यस, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है। यस, देखो इसमें यहाँ पे आपका पहले वाला केस क्लियर है, ठीक है, हाफ हो जाएगा इंटू 10 नीचे हो जाएगा बेस आपका ये, ठीक है, 1 सेकेंड गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये लाइन थी, ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपका ये 10 हो गया, ठीक है, और बाकी आपका 0.1, सेकेंड वाले में कितना होगा, वो 10 माइनस 20 माइनस 10, तो हमें उतनी लेना डिफरेंस, तो आपका यहाँ से कितना होगा 10, टोटल लेंथ कितनी 10 होगी, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 0.1 ऊपर, लास्ट वाले में 20 है, इधर 80 है, तो मतलब ये आपका 20 80 मतलब हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ओके ओके, अब समझ में आया, यहाँ पे ये 20 है और ये 80 है, तो फिर आपका यहाँ मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आएगा वो आपका 60 आएगा। यहाँ पे एक गलती हुई है, ठीक है, इसको सही कर लो। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये लास्ट वाला स्टेप है, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ इस पॉइंट पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। ओके, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने, यस हो गया ना यहाँ तक, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा, नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और बाकी इधर बात करेंगे तो 0.1 होगा, अभी ठीक है ना। और अगर इसको करेंगे तो ये 0 से आपका ये डेसिमल फिनिश मतलब ही नहीं है, तो 6 बचेगा, ठीक, और 6 इधर से हाफ इधर से ये कैंसिल कर देंगे इसको, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले केस से क्या आया था 1/2, ये तो फिनिश ही हो गया था पूरा, और सेकंड वाले केस आया था 1, और लास्ट वाले केस से कितना आएगा आपका 3 आएगा, अभी ठीक है, अभी क्लियर हो गया। 3 और 1 कितना हो गया है 4, तो इधर कितना है हाफ है, तो हाफ प्लस यहाँ से 4/1 कर लेंगे, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 मतलब यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बात करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा। ओके, यहाँ तो सही है ना, देख लो बेटा सभी लोग, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को, ठीक है, या आप सीधा एलसीएम में लेके सॉल्व कर लो, या सीधा तो जो आपका ये 4 हो जाएगा 1, तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 9/2, मतलब ये तो आपका 4.5 में जा रहा है, तो 4.5 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ऑप्शन को फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई सोच रहे थे कि बी और सी में से कोई ऑप्शन था, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 4.5 बैठ रहा है, तो 4.5 आपको किसी एक में करना पड़ेगा, ये 4.5 हम कर सकते हैं, इसलिए हमारा फिर डी ऑप्शन सही बैठेगा, बिकॉज मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इक्विवेलेंट जो कांस्टेंट रहता है ना उसकी वैल्यू आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो इस तरीके से निकलेगा। अभी ये समझ में आया सभी को, अब तो क्लियर हुआ पूरा। यस, चलो, यस बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी कुछ 2 क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, उनको आप ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है CH3COONA सोडियम एसिटेट, ये एक्वस है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड in the presence of platinum, in presence of platinum, ठीक है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में आपका इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और प्रोसेस में लगा बेटा कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जिनको कोल्वेज नहीं पता ना तो गाड़ी फंस जाएगी, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, अब ये जो सी बैच वाले बच्चे हैं उनको कोल्बे पढ़ाया है मैंने, ठीक है, बाकी आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें हेल्प कर दिया, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे पूछ रहा है फिजिकल में, बहुत कमाल की चीज है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर उसने बोला है अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन, और यहाँ पे लिखा है 2 मोल्स CH3COON है बेटा, वहां से आपकी एल्केन बनती है अगर आपको पता होगा, ठीक है, ये गैस रिलीज होती है, प्लस
CO2 गैस रिलीज होगी प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। और फिर उसने लिखा है कि इफ, ये रिएक्शन उसने दे रखी है, इफ 2 एम्पियर का ब्रैकेट के अंदर 80% एफिशिएंसी, उसने लिखा है इफ 2 एम्पियर 80% एफिशिएंसी, क्लियर। और उसने फिर उसने बोला है इज पास्ट फॉर 965 मिनट, कितने मिनट्स के लिए, देन निकालना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इथेन गैस। जो इथेन गैस आपको दिख रही है ना ये वाली, तो इथेन गैस का आपको यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब आप यहाँ से वॉल्यूम लिख सकते हो बेटर भी, बिकॉज गैस है तो वॉल्यूम, तो इथेन गैस का जो वॉल्यूम है वो आपको निकालना है एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक है, इन लीटर, लीटर के अंदर आपको इथेन गैस का जो वॉल्यूम है वो आपको निकालना है। समझ में आ गया सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑन लैम्डा एम, ठीक है, एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है, तो इसके लिए बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जहाँ पे करंट है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, जहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, जहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, जहाँ पे आपकी दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैपिटल के, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन, और लैम्डा इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट, नेक्स्ट इज टाइम, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। ऐसे डिफरेंट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे भी आपको ये सब डिस्कस करूंगा। और ये डिस्कस करने के बाद फिर यहाँ से बच्चों आपका जो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट पे जो डेबी-हकल रूल्स हैं, कैलॉर्स लॉ एंड डेबी-हकल्स रूल्स, दो चीजें, ठीक है। एक तो डेबी-हकल रूल हो गया है और सेकंड बच्चों यहाँ पे आता है कैलॉर्स लॉ। तो इन दोनों लॉ को डिस्कशन करने वाला हूँ मैं कल, ठीक है। और कल जब इन पे मैं डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे आपको एक नए तरीके से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें सेल कांस्टेंट होगा और भी चीजें होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बारे में वो सब बातें करेंगे कल हम डिस्कस में, जिसपे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको हम लोग कल बात करेंगे कि कैपिटल के की वैल्यू आपकी कैसे डिक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है, लैम्डा एम कब बढ़ता है कब घटता है, इस पे न्यूमेरिकल कम आते हैं, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। और इसके बाद बच्चों लास्ट में आपका आएगा सेल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में, यहाँ पे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो चैप्टर होगा वो खत्म हो जाएगा।